How does it feel to fail not one, twice, thrice, 5, 10, 100, but 1000 times? This was the question asked to the greatest innovator of the last century, Thomas Alva Edison, how he felt failing 1000 times. And he answered, I will not say I failed 1000 times. I will say I discovered there are 1000 ways that can cause failure. Hello everyone, very welcome to iExamB. My name is Chandra Prakash Joshi. Success is never ending and failure is never final. Did you fail in RBI Grade B exam? Really? Do you remember this historical sixer by Dhoni, World Cup 2011? After 28 years, India won ICC World Cup. A historical moment, a historical sixer by MS Dhoni. How many times Dhoni got rejected? Ninth place in Under 19 World Cup. And Dhoni was a ticket collector. Therefore, if you are deciding your fate, अगर आप अपना भविष्य इस बात पर डिसाइड कर रहे हो कि आपसे एक एग्जाम का प्रीलिम्स नहीं निकला, इट्स अ बिग मिस्टेक. अभी तो गेम शुरू हुआ है. Whether it is in the field of sports or whether it is in the field of science, I give you example. There are hundreds of such example. Success comes in small steps. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक खूबसूरत बात यह है कि फेल तो कोई होता ही नहीं है. केवल सेलेक्टेड लोगों की लिस्ट निकलती है. रेस्ट आर नॉट सेलेक्टेड. ये आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है जहां पे कुछ लोगों को फेल किया जाता है. आपको कोई ऐसा मार्कशीट मिल रहा है, कोई ऐसा स्कोर कार्ड मिल रहा है कि आप फेल हो गए? अगर आप उनमें से हो जो अब तैयारी छोड़ रहे हैं तो अब आगे वीडियो को मत देखिए, क्यों अपना टाइम खराब करना है. लेकिन अगर आप उनमें से हो जो इस रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहे हैं, कैसे अपनी लास्ट परफॉर्मेंस से मुझे इम्प्रूव करना है, तो अब आपका टाइम आता है फर्स्ट एनालिसिस करने का. यू हैव टू एनालाइज व्हाट यू हैव डन इन द एग्जाम. सेक्शनल कट ऑफ का क्या हुआ? क्या हर सेक्शन में, चारों सेक्शन में आपके कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं? ठीक है, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम भी लगता है, बट मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट. ओवरऑल कट ऑफ उसका क्या? और कट ऑफ तो बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है क्योंकि एग्जाम थोड़ा टफ हो गया था एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन द प्रेडिक्शन अबाउट दैट. आप उस कतार में कहां पर हो? कितने मार्क्स से आप पीछे रहते हो? प्रॉब्लम कहां थी? क्या आप क्वेश्चन कर नहीं पा रहे थे, स्पीड कम थी, या आपने क्वेश्चन किए लेकिन एक्यूरेसी नहीं थी? दिस इज द टाइम टू रिफ्लेक्ट सो दैट you move to the next step. Analyze your mistake for overall cutoff, sectional cutoff, speed and accuracy. और अगर आपने मन बनाया है आगे कुछ करने का, तो मैं आपको बताता हूं कि इस एग्जाम के एक्सपीरियंस से किस तरह आप अपने लिए सफलता के रास्ते खोलने वाले हैं. किस तरीके से RBI कैन बिकम योर अम्ब्रेला एग्जाम, RBI ग्रेड बी एग्जाम, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एग्जाम वाइल प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी. अगर आपको लगता है कि नहीं RBI ग्रेड बी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, वो भी मैं बात करूंगा. लेट मी शो यू हाउ यू हैव ग्रेट करियर प्रोस्पेक्ट्स. चाहे आप RBI में काम कर रहे हैं, आप सेबी में काम कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडी है, NABARD में काम कर रहे हैं, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक और सुपरवाइजर है, या इवन आप बैंक पीओ बनने जा रहे हैं. थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा आपकी. अगर आप RBI में होंगे तो आप स्टेट कैपिटल मुंबई में, सेबी में मुंबई में ज्यादा पोस्टिंग होती है, और NABARD में आपकी मुंबई में भी होती है, स्टेट कैपिटल में भी होती है. अगर DDM बनेंगे तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी होती है. बैंक पीओ में आपकी कहीं भी ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है. वर्क प्रोफाइल की बात करें तो RBI का काम सेंट्रल बैंकिंग है, सुपरवाइजरी, पॉलिसी मेकिंग, प्योर रेगुलेटरी वर्क है. सेबी में रेगुलेटरी सुपरवाइजरी है, आपको पॉलिसी भी बनानी है और कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है वो भी देखना है. ज्यादा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है आज के डेट में RBI से, क्योंकि ये नया रेगुलेटर है और कैपिटल मार्केट बहुत ज्यादा डायनेमिक है. वहां पे चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जिनको सेबी को डायरेक्ट करना होता है. NABARD जो है वो डेवलपमेंट बैंक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए सुपरवाइजरी वर्क भी करता है, RRB और रूरल कोऑपरेटिव के लिए. लेकिन बैंकिंग में आपका काम कमर्शियल होता है, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है, तो पब्लिक सर्विस भी करते हैं. देश के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम को लगाने के लिए आप बैंक में डायरेक्ट पब्लिक सर्विस कर पाते हैं. करियर प्रोस्पेक्ट की बात करें, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं बात कर रहा हूं, RBI में ग्रेड बी से एंट्री की, सेबी में ग्रेड ए से एंट्री की, सेम NABARD में ग्रेड ए या बी से एंट्री की, और बैंकों में पीओ से एंट्री की, तो यहां से आप टॉप लेवल तक जा सकते हैं. आप
आरबीआई में अगर ग्रेड बी जाते हैं तो डिप्टी गवर्नर तक लोग बनते हैं, और अगर आप बैंक में पीओ से जाते हैं तो बैंकों के सारे ही चेयरमैन, अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को देख लीजिए, सारे चेयरमैन पीओ से अपने करियर की शुरुआत किए हुए हैं। तो आपको ग्रेट करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं। नेचर ऑफ जॉब थोड़ा डिफरेंट है, सैलरी वगैरह में जो थोड़ा डिफरेंस है वो हमने बताया हुआ है, बट एक लेवल पर जाने के बाद सैलरी का डिफरेंस उतना भी बड़ा नहीं रह जाता है। जो लेसन आपने आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम से अभी सीखे हैं, अगर आपका टॉप समझ लीजिए, आपका जो फर्स्ट एम है वो यूपीएससी है और आरबीआई आपकी सेकंड चॉइस है। बहुत सारे लोगों की होती है कि अगर यूपीएससी मिला तो फर्स्ट होगा, उसके बाद नहीं तो हम रेगुलेटरी जॉब, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, आईआरडीआई, एनपीएस, पीएफआरडीए, और उसके अलावा अपॉर्चुनिटी है आपके पास सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिडबी, एनएसबी, ईसीजीसी, ईपीएफओ, ईएसआईसी, एफसीआई, एफएसएसआई, एक्सिम बैंक। उसके अलावा फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं जैसे कि एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, और अगर आप एसएससी की ओर जा रहे हैं तो उसका सिलेबस भी बहुत डिफरेंस नहीं है। फिर आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एलआईसी, जीआईसी, एनआईसीएल, एनआईएसीएल, यूआईएसीएल, बहुत सारी जॉब यहाँ पर भी आती हैं। उसके अलावा फिर आपके पास बैंक क्लर्क, एसबीआई में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, आरआरबीज में, और उसके अलावा एसएससी, सीएचएसएल, रेलवेज, बहुत सारी जॉब आती हैं। मैं आपको पॉइंट क्या बता रहा हूँ, आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी में जो आपने सीखा है, सी इट इज अप टू यू, हाउ डू यू कंसिडर इट। इफ यू फील इट्स डन, इट्स डन, इट्स ओके, आपका करियर है, आप अपने करियर का बेस्ट डिसीजन निकाल सकते हैं। बट इफ यू फील नो, इट इज जस्ट ए ट्रायल, अभी तो मैंने शुरुआत करी है, एंड आई नो विच आर द थिंग्स दैट डोंट वर्क विद मी। मैं बार बार बोलते रहता हूँ, हर आदमी की एग्जाम निकालने की अपनी स्ट्रेटजी होती है। द मोर नंबर ऑफ टाइम यू डू मिस्टेक, then you realize that this is not going to work with me, and you find out what is going to work. Like थॉमस अल्वा एडिसन फाउंड कि टंगस्टन से ही उजाला होने वाला है। उससे पहले उन्होंने 1000 अलग अलग मेटल्स और बहुत सारे अलग फाइबर्स को ट्राई किया था बल्ब का आविष्कार करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम अभी आपने दिया, इसमें आपने जो तैयारी करी, किस तरीके से ये अम्ब्रेला एग्जाम बनता है, आपको बाकी सारे एग्जाम की तैयारी करने में हेल्प करता है, ये हम बात करेंगे। तो फेज 1, फेज 2 और जीडी इंटरव्यू, आरबीआई में जीडी नहीं होता है लेकिन एसबीआई पीओ में होता है, आईबीपीएस पीओ में होता है। तो आरबीआई ग्रेड बी में जैसे क्यूआरई प्लस जनरल अवेयरनेस है आपका फेज 1 में, और ईएसआई एफएम प्लस इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है फेज 2 में। आप जानते हैं ये इंटरव्यू का वेटेज है 20%। अब ये तैयारी अगर आपने कर ली तो सेबी का तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है। आपको ऐड क्या करना है, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, ये टॉपिक ऐड करने हैं, क्योंकि ये जो फेज 1 का क्यूआरई जनरल अवेयरनेस था, ये पूरा 100 मार्क्स का आपका तैयारी हो रहा है। यहाँ पे ये 4 टॉपिक ऐड करते हैं तो आप सेबी की तैयारी भी कर पाते हैं। और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, बहुत बार लोग देखते हैं कि सेबी में शायद स्केल ग्रेड ए का है तो थोड़ा सा कम है आरबीआई में ग्रेड बी से, बट सेबी में जो लीज रेंटल होता है ना, पूरा कैश मिलता है। कैश मतलब अकाउंट में सीधे क्रेडिट हो जाता है, आप कहीं भी रहो, आप अपने दोस्त के घर में रहो, आपका कैश इन हैंड कंपोनेंट सेबी में आरबीआई ग्रेड बी से ज़्यादा है। कई सारे हमारे स्टूडेंट को हम जानते हैं जिनका ग्रेड बी आरबीआई में हो गया था लेकिन उन्होंने फिर भी सेबी नहीं छोड़ा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर सेबी ग्रेड ए, इट इज़ इक्वली गुड अपॉर्चुनिटी। सेम जो प्रिपरेशन है वो आपको काम आने वाली है फेज 2 में। यहाँ पर भी देखिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ भी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, और वही 4 टॉपिक जो एक्स्ट्रा थे फेज 1 में, वो यहाँ पर 4 टॉपिक फेज 2 में भी एक्स्ट्रा है सेबी के लिए। तो अगर आप ओवरऑल तैयारी देखेंगे, फिर इंटरव्यू है, और दोनों रेगुलेटर हैं। सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, आरबीआई बड़ा रेगुलेटर है बिकॉज वो बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, मनी मार्केट का रेगुलेटर है, बट 70% प्रिपरेशन तो सेम है। नबार्ड में भी आप देखिए, आपको फेज 1 में क्या एडिशनल आया, कंप्यूटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर्स के। अगर आप आरबीआई सेबी नबार्ड में ऑफिसर बनने की सोच रहे, मैं मान भी नहीं सकता कि आपको कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं होएगी। डिसीजन मेकिंग, लास्ट टाइम कुछ लोगों ने गलती करी थी। कई बार क्या होता है ना, किसी चीज़ को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। कुछ भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। कई बार एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देती है। तो डिसीजन मेकिंग क्या हुआ, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट से उसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नया इंट्रोड्यूस हो, लगेगा बहुत आसान, जैसे एथिक्स बहुत आसान लगता है पढ़ने में, स्टोरी जैसा है, मैनेजमेंट,
बट अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे चलो मैं इसको लास्ट में एक दिन देख लूंगा, नो नो नो, यू कांट टेक दैट चांस, स्पेशली अगर वो क्वालिफाइंग है तो। और यहाँ पर भी ESI है, और ये जो सोशल इश्यूज होते हैं वो रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी आते हैं। एग्री का कंपोनेंट आपके लिए यहाँ पे नया होगा। तो नया कंपोनेंट क्या हुआ, फेज 1 में डिसीजन मेकिंग और एग्री, और यहाँ पे फेज 2 में भी एग्री। बिकॉज जो रूरल डेवलपमेंट है, जब हम ESI की यहाँ बात करते हैं सोशल इश्यूज, उसमें 50% से ज़्यादा कवर हो जाता है। नाबार्ड के केस में आपको थोड़ा रूरल पे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर से 70% सिलेबस सेम है नाबार्ड के लिए, आप एलिजिबल हैं, जरूर प्रिपेयर कीजिए। अब बात करते हैं SBI PO IBPS PO। यहाँ पर भी अगर आप देख रहे होंगे QRE पहले से फेज 1 में है ही। अब आपको यहाँ पे GA ऐड करना है, जो GA यहाँ भी आपको RBI के लिए भी पढ़नी है। तो आपको ESI और FM बेसिकली नहीं पढ़ना है, आपका सारा कवर हो गया। जो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है वो क्वांटिटी का एक पार्ट है, और एक आपको लेटर राइटिंग करनी होती है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इंटरव्यू का वेटेज 20% है IBPS PO में, SBI PO में 25% है। और सिमिलरली अगर आप RRB PO की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, आपको इंग्लिश जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें रीजनल बैंक है ये, तो कई बार क्षेत्रीय भाषा जैसे होती है वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन होता है आपको। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप RRB से शुरुआत कर सकते हैं। इंटरव्यू का वेटेज यहाँ भी 20% है। पॉइंट मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ, सक्सेस कम्स इन स्मॉल स्टेप। जो मैं स्टेप नहीं बना रहा था, जरूरी नहीं है कि अगर आप RRB में क्लर्क बन रहे हैं तो उसके बाद पहले फिर PO बनना है, फिर RBI में जाना है, फिर UPSC जाना है। बहुत सारे लोग हैं वो RRB में भी क्लर्क होते हैं और सीधे UPSC निकाल लेते हैं। बट हैविंग वन जॉब, स्पेशली इफ यू आर नीड ऑफ ए जॉब, गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपको जॉब की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है आपके पास, फाइनेंशियल बैकिंग है, तो आप क्या करना, एग्जाम निकाल के छोड़ देना। आपको बनना RBI ग्रेड बी है, PO का एग्जाम निकालो और मत ज्वाइन करना, क्योंकि आप सोचोगे मेरे पास टाइम कम बचेगा RBI की तैयारी करने के लिए, या आपको UPSC एम करना है। और अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यू आर सीइंग एवरी ईयर मेनी कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइंग RBI ग्रेड बी आर कमिंग फ्रॉम दोज हु आर इन बैंक्स। बैंक की जॉब के बाद भी वो टाइम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि उनका डेडिकेशन है, उनका फोकस है और वो कमिटेड हैं। और यहाँ पे आप ये प्रश्न नहीं पूछोगे मेरे से कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है, मतलब आपको भी मालूम है, बिकॉज IBPS ने कैलेंडर दे दिया होता है कि कब ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप अभी से तैयारी करेंगे। अभी RBI का एग्ज़ाम दिया है ना, कुछ समझ में आया होगा कि कितनी तैयारी थी। आई विल कम टू दैट प्रिपरेशन कि आपको क्या क्वांट में, रीजनिंग में करना है, क्या इंग्लिश में करना है, बट आपको समझ में आया होगा। तो आपको अभी से मालूम है कि ये नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, और मालूम है कितनी वैकेंसीज निकलती हैं। ये लास्ट ईयर का नंबर है, कुछ मैंने नोट किए हैं, करीब इनको अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा करीब 32,000 वैकेंसीज। लास्ट टाइम अगर इस बार कम भी हुई तो 30 होंगी, और बढ़ गई तो 40 भी हो सकती हैं। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा था इस वीडियो में, आपके पास RBI से भी, नाबार्ड, IRDA, NPS, PFRDA, SIDBI, NSB, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आपको तो एक ही जॉब चाहिए, एट ए टाइम तो एक ही जॉब चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। अगर हम बात करेंगे क्वांट में, तो क्वांट में पहले आपको अपने बेसिक डेवलप करने हैं। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कोई भी बुक ले लीजिए, और अगर आपके पास एग्जाम का कोर्स है तो आप पाएंगे कि चैप्टर वाइज हमने कवर किया है। तो पहले शॉर्टकट जो होते हैं वो आपको आने चाहिए। कैसे स्क्वायर करना है, कैसे स्क्वायर रूट करना है, कैसे क्यूब करना है, कैसे क्यूब रूट करना है। सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे आप अप्रॉक्सीमेशन करके आंसर निकाल सकते हैं, ये आपको जरूर आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाइए। पहले आपको बेसिक्स करने हैं अपने, फिर हम हाई लेवल की बात करेंगे। जो आपने RBI ग्रेड बी में कैट टाइप क्वेश्चन देख लिए थे, अगर आपके फंडामेंटल ही नहीं होंगे तो आप डिफिकल्टी लेवल हाई वाले क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते। फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप क्या करो, जो एरिथमेटिक में आपके जो 10-12 चैप्टर हैं, एक चैप्टर पे आपको एक वीक लगाना है, 1 वीक ऑन एवरी चैप्टर। तो अब आप 3 दिन में भी कर सकते हैं किसी चैप्टर को, किसी में शायद आपको 4 भी लग जाए, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए सिंपल लेवल क्वेश्चन से हाई लेवल क्वेश्चन की ओर हर चैप्टर पे।
ये अगर आप कर लेंगे, इसमें आपको हो सकता है 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, हो सकता है आपने अच्छी तैयारी कर रखी तो 1 महीने में आपको फिर से ये बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आप करो प्रैक्टिस DI की, और टाइम के साथ फिर आप प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो आप। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेजेस, एलिगेशंस, ये ट्रेन्स, बोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी स्पीड बन जाएगी। और मैं QRE की बात क्यों कर रहा हूँ, अच्छे से समझना इस चीज़ को, क्योंकि QRE अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इसमें जो एग्ज़ाम में जो सरप्राइज एलिमेंट है ना, ये बहुत बहुत कम होता है। आप कह रहे होंगे यस इस बार RBI ग्रेड भी तो लेकिन टफ हो गया। भाई टफ हुआ था, बट अगर आप सिलेबस की बात करें, क्वेश्चन तो उसी सिलेबस से थे। मैं रीजनिंग की भी बात करता हूँ, चलिए लेट्स कम टू रीजनिंग। RBI ग्रेड बी में इस बार आप बोलेंगे पजल्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे, बिल्कुल सही बात है। एंड इफ़ यू रियलाइज इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम नाउ डेज पजल क्वेश्चन आर इंक्रीजिंग। अब वो ऑप्शन नहीं रहा जो आज से 2 साल पहले होता था कि अगर आपको पजल के क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो आप छोड़ दीजिए। आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए पहले तो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, और अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा आज के डेट में आप पजल से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कुछ रिलेटेड है। और अगर आप जितना भी टाइम दे रहे हैं 20% टाइम इस समय आपको पजल्स को देना चाहिए, बिकॉज हर एग्जाम में पजल्स के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। रीजनिंग में अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा होते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, तो आपके पास छोड़ने का स्कोप रहता है। अब पजल्स करके क्या होगा, ऐसा नहीं कि आप सारी पजल्स सॉल्व कर जाएंगे। QRE में वो कभी आपका एम भी नहीं होना है, बट यू विल नो विच पजल टू स्किप, कौन सी पजल को छोड़ना है। अगर आप पजल्स को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, ये सॉल्व करने में मेरे चांसेस भी कम है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो मैं पहले इजी वाली पजल उठा लूँ। और सेम इज अबाउट सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट कंपेरेटिवली कम मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रैक्टिस। उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, साइलॉग्स है, उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट है, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बिकॉज आसान क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो वो आपको एंश्योर करना है कि वो आप जरूर कीजिए। और जो ज्यादा सिंपल टॉपिक्स हैं जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, ये आप अगर थोड़ा लास्ट में भी उठाएंगे, या कॉमन सेंस रीजनिंग, या आपको जब थके हुए हो तो तब आप ये चैप्टर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको केवल एक्यूरेसी पे ज्यादा काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपको 0 आता है। इंग्लिश बहुत वेरी करता है, किसी के लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है, किसी के लिए ये आसान हो सकता है। तो इंग्लिश में फंडामेंटल्स आपके अच्छे होने चाहिए। अगर अभी तक आपने डेवलप नहीं किया तो दिस इज द टाइम टू गो टू ए ग्रामर बुक। बेसिक ग्रामर, आपको टेंसेस पता होने चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज्यादा होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर आइडेंटिफिकेशन में, और इवन वो आपको हेल्प करता है सेंटेंस के अरेंजमेंट में। अगर आप हमारी डेली हिंदू वाली सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो उसमें अरुणिमा मैम आपको वो डिस्कस भी करती है, जब वो हिंदू एडिटोरियल डिस्कस कर रही है, कि किस तरीके से आप अपना इंग्लिश का स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हैं और साथ में GA की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर ग्रामर बुक जैसे रेन एंड मार्टिन जो आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी वो भी आपको पढ़नी पड़ती है, तो दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। फंडामेंटल्स आपको अच्छे बनाने हैं। और फिर बात करूंगा जनरल अवेयरनेस की, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। अभी आपको मैं बोलूंगा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, प्लीज गो थ्रू दैट, क्योंकि आपको एक तो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ना है, बिजनेस न्यूज़पेपर कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप बिजनेस स्टैंडर्ड लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस लीजिए, बिजनेस लाइन लीजिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स लीजिए, लाइव मिंट भी ले सकते हैं, जो आपको समझ में आ रहा हो वो लीजिए। और आप आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़िए, बिकॉज वो आपको फेज 2 की भी तैयारी कराएगा। मल्टीपल चीज़ों की तैयारी होती है अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं। आपको जनरल अवेयरनेस, ESI और फेज 2 में इवन FM के कई सारे क्वेश्चंस जो आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना होगा, FM में जो आपको इंग्लिश में भी ऐसे राइटिंग में लिखना होगा, वो सारी चीज़ों में आपको ये हेल्प कराएगा। और हम इसी पैटर्न पे अपने एक्सट्रीम बी प्रोग्राम में लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे इस समय हमारा एक्सट्रीम बी का दूसरा मॉड्यूल चल रहा है, जिसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स प्रैक्टिस करा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आंसर्स को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। देखिए एक्सट्रीम बी के बारे में एक चीज़ मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा, नॉलेज और टेक्निकल एबिलिटीज बढ़ने के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा फायदा होता है वो होता है आपको माइंडसेट का। व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम विद सक्सेसफुल पीपल, आपको मालूम पड़ता है कि यार ये तो बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं, अगर ये लोग एग्जाम निकाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता। ये एक जो विनिंग माइंडसेट होता है, ये आपका सक्सेसफुल लोगों के साथ में रह के बनता है।
नंबर दूसरा फ़ायदा होता है आपका जो स्टडी ग्रुप बनता है, you actually get to be a part of the group who are sincere, who are dedicated for making a career in, जो फुल्ली डिवोटेड है उसके लिए। नहीं तो आप सोशल मीडिया पे किसी भी XYZ ग्रुप में केवल टाइम पास कर रहे होते हैं। और तीसरा पॉइंट, इसमें आपको जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ जो पर्सनल एक्सेस मिलती है, उसके बाद इवन जब आप लाइव क्लास में ऑनलाइन आते हैं तो यू विल रियलाइज दैट फैकल्टी मेंबर्स नो यू वेल। आप भी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली क्वेश्चन पूछ पाते हैं, और जब आप गलत आंसर दे रहे होते हैं आपके मन में ये कहीं भय भी होता है कि मेरे को अभी नोटिस कर लिया जाएगा और मेरे से तो ये एक्सपेक्टेड नहीं। एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स के साथ जो हम सीखते हैं उसके चलते एग्जाम भी स्टूडेंट्स के वो सिलेक्शंस देखने को मिलते हैं। रिजल्ट आपके सामने साल दर साल दिखता जा रहा है। अगर आप एक्सट्रीम भी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे शहर में होगा कि नहीं होगा, तो नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप अपनी डिटेल्स भरिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा कि नॉन सिलेक्शन इज नॉट ए फेलियर। कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रिक्रूटमेंट करती है तो वो कोई रिजेक्शन नहीं कर रही है। हर साल ऐसा होता है, जो लोग पिछली बार सिलेक्ट नहीं हुए थे वो अगली बार सिलेक्ट हो जाते हैं। आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से डिटरमाइन कीजिए कि कौन कौन से एग्जाम की तैयारी आप साथ में करना चाहते हैं, आपकी किस लेवल की आज की तैयारी है। एग्जाम बी पे आप फ्री कंटेंट ले सकते हैं, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, बीपीडिया, जो आपकी कंप्लीट कवरेज करती है फॉर जनरल अवेयरनेस। प्लीज हेल्प मी बाय लाइकिंग द वीडियो, बाय शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ऑल द बेस्ट।